अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूँ। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया, जिसके बाद पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की अगले किस्त के $1 अरब मिल जाएंगे। IMF के एलामे के मुताबिक IMF की टीम ने पाकिस्तानी हुकाम के साथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के पहले जायज़ा और RSF के नए इंतज़ाम के तहत $1.3 अरब की फराहमी के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा कर लिया है। यह मुआहदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से मशरूत है, जिसकी मंजूरी के बाद पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब तक रसाई हासिल हो जाएगी। IMF के एलामे के मुताबिक 18 माह के दौरान पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ की है। अगरचे मुआशी तरक्की अभी मोतदिल है, महंगाई 2015 के बाद सबसे कम सतह पर आ गई है, माली हालात बेहतर हुए हैं, मुआशी सरगर्मियों में मतवातर बेहतरी की तवक्को है, लेकिन अभी कुछ खतरात मौजूद हैं। पॉलिसियों में नरमी का दबाव, आलमी मालियाती हालात की सख्ती जैसे मसाइल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को मुतासर कर सकते हैं। इसके अलावा मौसमियाती तब्दीली भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए मुनासिब इक़दाम करना ज़रूरी है। एलामे के मुताबिक ज़रूरी है कि तयशुदा रास्ते पर कायम रहा जाए और गुज़श्ता 1.5 साल में हासिल करदा पेशरफ्त को मुस्तहकम किया जाए, जिसमें अवामी मालियात को मज़ीद मजबूत बनाकर, कीमतों के इस्तेहकाम को यकीनी बनाकर, बैरूनी मालियाती गुंजाइश और रुकावटों को ख़त्म करके मजबूत, जामे और पायदार निजी शोबे की क़यादत में तरक्की की हिमायत की जाए। इसके अलावा एलामे में पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए इक़दाम पर बात की गई है। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा होने के बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि IMF ने कहा है कि इस साल का टैक्स हदफ कम कर लें, हमने इनकार कर दिया। IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट जो रात गुजरी है हो गया है, इसके ऊपर किस तरह मुखालफिन ने ढंडोरे पीटे। अब आया कि आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। मिनी बजट भी नहीं आया। अब जानते हैं कि किस तरह महंगाई अपने अरूज पर थी, और दूसरे चैलेंजेस पूरी कौम ने इसमें बेपनाह इसमें कुर्बानियाँ दी। सैल्यूट क्लास ने उन्होंने जितना बोझ बर्दाश्त किया, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। सूबों के हवाले से उनकी बड़ी शानदार कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर टैक्स मेक और ब्रेक, उसके बगैर IMF ने आगे नहीं चलना था। इसी प्रोग्राम में RSF भी शामिल है, $1.3 बिलियन। इसको अगर आप जमा करें $7 अरब के बजाय $8.3 अरब बनते हैं। IMF ने जो हदफ मुकर्रर किया था, पिछले साल था 9 ट्रिलियन रुपीस, इस साल 12.9 ट्रिलियन रुपीस था। टैक्स कलेक्शन 10.2 थी, आपने 10.6 अचीव किया है। उन्होंने हदफ मुकर्रर किया टैक्स कलेक्शन का, वो 12.9 ट्रिलियन रुपीस। हमें और क्या चाहिए था? IMF हमारा जो टैक्स कलेक्शन का जो हदफ है उसको वो कम कर दे। सो आई सेड नो। फिर नेगोशिएट किया IMF ने, 12.1 कहा उन्होंने हमें कि 12.9 से 12.1 पे ले आए। हमने नेगोशिएट किया, उसको बढ़ा के दोबारा 12.33 पे लेके आए। पिछले साल के मुकाबले में टैक्स कलेक्शन में 26% इजाफा है। 3 हमने प्लान्स बनाए, एक थ्रू लीगल रिकोर्स, दूसरा इफेक्टिव एनफोर्समेंट, और तीसरा नेगोशिएशन विद टैक्स पेयर्स। इस वक्त 34 अरब रुपए कवर किए जा चुके हैं थ्रू अ न्यू मैकेनिज्म। काबीना इजलास के बाद जारी होने वाले एलामे के मुताबिक काबीना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा बिजली सार्फिन को देने की मंजूरी दे दी है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ है नुमाइंदा दी न्यूज़ महताब हैदर। महताब साहब, वज़ीर आज़म ने तफसील तो सामने रखी, लेकिन अब भी काफ़ी बड़ा शॉर्टफॉल है, और इसको पूरा करने के लिए हुकूमत क्या करेगी, क्योंकि मार्च का महीना तो ख़त्म होने वाला है पहले ही। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर FBR का जो टारगेट था वो इस माली साल के आगाज़ में 12,970 अरब रुपए था। अभी 8 महीने जब गुजरे हैं तो उसमें 600 अरब रुपए से ज़्यादा का शॉर्टफॉल था। अब 4 मार्च से 14 मार्च तक IMF की टीम जो है वो इस्लामाबाद में थी। उसके बाद वर्चुअल जो है वो मीटिंग्स जारी रहीं, और इस निगोशिएशंस अब जबकि कंक्लूड हो चुका है और पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, तो दोनों साइड्स ने इस बात से इत्तफाक किया है कि जो FBR का टारगेट है उसको 12,970 रुपए से कम करके 12,334 अरब रुपए पे इस साल के लिए लॉक कर दिया जाए। आपने देखा कि ये जो पहले 8 माह के दौरान 600 अरब रुपए का शॉर्टफॉल हो चुका है, उसको IMF ने फॉरगो करने का फ़ैसला किया है, और अभी जो पिछले आइंदा जो 4 महीने हैं जिसमें मार्च भी शामिल है, इसके दौरान जो FBR का टारगेट है वो FBR को अचीव करना है। फॉर इंस्टेंस, जो मार्च के दौरान FBR का टारगेट है
वो 1220 अरब रुपए है। और आपने अभी देखना है कि अभी चंद दिन बाकी हैं, उसके बाद ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। तो देखना ये है कि क्या FBR इस टारगेट को अचीव करने में कामयाब हो जाएगा या नहीं। अभी तक के जो एस्टीमेट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 100 अरब रुपए के लगभग शायद ये शॉर्टफॉल हो। FBR की कोशिश तो है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिज किया जाए, लेकिन अभी तक चूँकि आपको पता है कि जुमा जो है वो लास्ट वर्किंग डे है, उसके बाद ईद की छुट्टियां जो हैं सैटरडे संडे, और उसके साथ साथ ईद की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी मंडे से। तो कोशिश तो यही है कि इसको कम किया जाए। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊँ कि FBR ने और हुकूमत पाकिस्तान ने ये कोशिश की थी कि IMF को इस बात पे कन्विंस किया जाए कि जो मार्च का टारगेट है, ईद की छुट्टियों की वजह से इसको कुछ थोड़ा सा वो कम कर दें, लेकिन IMF ने इसके ऊपर एग्री नहीं किया। अभी देखना ये है कि ये शॉर्टफॉल कितना होगा। और जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमा रहे थे कि 12,100 अरब रुपए IMF की असेसमेंट थी और वो इस पे थे कि आप 12,100 अरब रुपए कर लें, लेकिन हमने निगोशिएट करके 12,300 अरब रुपए पे रखा। बुनियादी तौर पे IMF ये कह रहा था कि आप अगर रेवेन्यूज़ को कम करेंगे तो आप एक्सपेंडिचर्स को भी प्रोपोर्शनली उतना ही आपको कम करना पड़ेगा। तो इसलिए हुकूमत ने एक्सपेंडिचर्स पे, आपको पता है कि डेवलपमेंट बजट के अलावा बाकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो बड़े टाइट हैं और उन पे उसको कम करना जो है वो खासा मुश्किल है। तो इसलिए 12,300 रुपए पे दोनों साइड्स ने एग्री किया और उसके नतीजे में एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। और ये बड़ा खुशाइंद है, चूँकि कुछ लोग ये ख्याल ज़ाहिर कर रहे थे कि अगर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक ना हुआ तो कहीं IMF इसको अगले बजट की अप्रूवल के साथ जो है वो लिंक ना कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी ये तवक्को है कि ये बोर्ड के पास 6 वीक्स के अंदर अंदर, यानी मई के स्टार्ट में ये जो सारा एग्रीमेंट है ये जाएगा और IMF का बोर्ड जो है वो $1 बिलियन की किस्त और $1.3 बिलियन जो RSF का है उसकी अप्रूवल भी दे देगा। मेहताब साहब, अब अगला मसला, जब खबर आती है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो जाएंगी, फिर खबर आती है कि उसके ज़रिए से जो रिलीफ हासिल हो रहा है उसको भेजा जाएगा बिजली की कीमतों को कम करने के लिए। तो ना बिजली की कीमतें कम हो पा रही हैं, ना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो पा रही। देखिए, हुकूमत का ये प्लान था, इसको क्रॉस सब्सिडी कहते हैं, कि पेट्रोलियम लेवी हुकूमत ने वो जो पेट्रोलियम मसनूआत की इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम हुई थी वो पास ऑन करने के बजाय हुकूमत, आपको पता है कि GST तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं है, तो पेट्रोलियम लेवी जो है वो 10 रुपये बढ़ा दिया और वो पेट्रोलियम मसनूआत में जो कमी थी वो लोगों तक पास ऑन नहीं की। और उसको प्लान इस तरह से किया गया कि वो क्रॉस सब्सिडी जो है वो कुशन हासिल करके जो बिजली की कीमतें हैं उनमें कमी की जाएगी। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि IMF के साथ इसके ऊपर भी बातचीत जारी है, हालांकि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है और इसमें जो IPPs के रिवाइज्ड एग्रीमेंट्स, उसके अलावा क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट के अंदर जो फ्यूल के हवाले से हुकूमत की बचत है और तीसरा ये जो क्रॉस सब्सिडी है, इन 3 चीज़ों को मिलाकर हुकूमत कोशिश कर रही है कि कुशन क्रिएट करे और टैरिफ के अंदर जो है वो रिडक्शन का जो उन IMF से अप्रूवल के बाद उसको जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। और तो ये है कि आइंदा चंद दिन के अंदर प्राइम मिनिस्टर इसके बारे में ऐलान कर देंगे। ठीक है, तो ये बात जो कही जा रही है कि ज़बान के पक्के हैं, बिजली की कीमतों में रिलीफ दिया जाएगा, वो फिर पाकिस्तान में शदीद गर्मियाँ आने से पहले मुमकिन हो सकेगा या उसमें अभी बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो सकती है? देखिए, IMF के साथ अभी तक फाइनल उनकी तरफ से इजाज़त नहीं मिली, लेकिन तवक्को ये है कि चूँकि ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, चूँकि इसके नतीजे में आपका अब अगर कोई चीज़ इसके अंदर कोई मेजर स्लिपेजेस नहीं होती तो तवक्को ये है कि विदिन 6 वीक्स जो है वो IMF के बोर्ड के पास चला जाएगा। तो अक्टूबर तक ये इकनॉमिक स्टेबिलिटी की जो बात है उसको काफ़ी ज़्यादा वज़न है। लेकिन अभी तक चूँकि IMF की तरफ से फाइनल इनको जो है वो उस पर ऊपर जो है वो फाइनल बात नहीं है, लेकिन तो ये की जा रही है कि आइंदा चंद दिनों के अंदर ये क्रॉस सब्सिडी भी और बाकी चीज़ें भी उसकी इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सर्कुलर डेट है
उसके लिए हुकूमत ने 1253 अरब रुपए बैंकों से जो है वो जनरेट करना है। तो उस सिलसिले में भी IMF के फाइनल जो नोड है वो लेना बाकी है। वो जैसे ही मंजूरी होगी ये सारी चीज़ों को जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा। गर्मियों तक मैं नहीं समझता कि इसका इंतज़ार किया जाएगा, ये विद इन वीक्स जो है ये इसका ऐलान हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मेहताब हैदर। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, मुल्की सियासत की बात करेंगे जिसमें अहम तरीन कौमी सलामती के फैसलों में मशावरत के लिए तहरीक इंसाफ को शामिल करने की कोशिशें की गई, लेकिन अब तक वो कोशिशें कामयाब नहीं हुई। इस दौरान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी नए इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की इस वक्त अव्वलीन तरजीह अपने बानी इमरान खान को जेल से बाहर लाना है। इसके लिए जहां तहरीक इंसाफ एक बार फिर एहतजाज का रास्ता अपनाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाई के लिए बैरून मुल्क मुहिम भी चलाई जा रही है। तहरीक इंसाफ बार बार ये इंदिया दे चुकी है कि वो ईद के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए दीगर ऑपोजिशन जमातों के साथ मिलकर एक तहरीक चलाना चाहती है, लेकिन अब तक ऐसी किसी तहरीक पर ऑपोजिशन जमातें मुत्तफिक नहीं हो सकी हैं, जिसके बाद अब पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन और PTI खैबर पख्तूनख्वा के सरबराह जुनैद अकबर ने ऐलान किया है कि हम ईद के बाद इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, लेकिन ये भी मुमकिन है कि हम ईद उल फितर के 3 दिन अडयाला जेल के बाहर एहतजाज करें। आदत जो है वो चाहती है कि हम आगे बढ़े और इसके बाद जो एहतजाज हो हम इकट्ठे करें। किसी के जितने बार्डर है उस पर भी है, इस्लामाबाद आने का भी है, अडयाला के सामने भी है, और अभी ये भी है कि हो सकता है कि हम ईद का दिन जो है या ईद के दिन जो 2-3 दिन है वो अडयाला के सामने हम गुजारे सारे MNS को। मेरी तरफ से तो हिदायत भी थी। मुज़ाकिरात के लिए तो हुकूमत ने आगे बढ़ना होगा। अगर हुकूमत आज बढ़ाए तो इंशाअल्लाह ताला हम मंच नहीं करेंगे। हुकूमत ने साबित करना होगा कि वो वाकई जो है मुज़ाकिरात के लिए संजीदा। दूसरी तरफ साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने अमेरिका के दौरे के दौरान PTI की फ्री इमरान मुहिम की क़यादत की है। रोजनामा दी न्यूज़ में अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अपने दौरे अमेरिका के दौरान अमेरिका में मुकीम तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ पार्टी की फ्री इमरान मुहिम को अमेरिका में फ़ाल तौर पर आगे बढ़ाते रहे हैं। इस मुहिम में शामिल पार्टी के चंद रहनुमा और पार्टी ओहदेदार ऐसी सरगर्मियों में मुलविस रहे जिन्हें हुकूमत और रियासती इदारे रियासत मुखालिफ या फौज मुखालिफ सरगर्मियाँ करार देते हैं। PTI का मौक़िफ़ है कि बैरून मुल्क इनकी सरगर्मियों का मकसद कानून की बालादस्ती यकीनी बनाना है और पार्टी और क़यादत के खिलाफ होने वाले मुबैना इंतकामी इक़दाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना है। ताहम हुकाम का कहना है कि इन सरगर्मियों में कौमी इदारों ख़ुसूसन फ़ौज और इसकी आला क़यादत को निशाना बनाया गया और बाज़ इक़दाम से रियासती मफादात को भी नुकसान पहुँचा। बैन मुल्क तहरीक इंसाफ ज़्यादातर अमेरिका में सरगर्म रही, लेकिन ना तो साबिक बाइडन इंतज़ामिया ने और ना ही मौजूदा सदर ट्रंप ने PTI की तवक्कुआत के मुताबिक पाकिस्तान पर कोई दबाव डाला। डॉक्टर आरिफ अलवी के बारे में कहा जा रहा है कि अपने हालिया अमरीकी दौरे में उन्होंने अरकान कांग्रेस समेत कई अहम शख्सियात से मुलाकातें की, जिनमें उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुकदमा पेश किया। इसके अलावा वो फॉक्स न्यूज़ पर भी नमूदार हुए, जहाँ उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान में US एड के फंड्स का इस्तेमाल इंतखाबी अमल पर असरअंदाज होने के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में इमरान खान को आज़ादी दिलवाने के मिशन पर हूँ। उन्होंने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की भी बात की और दावा किया कि 26 नवंबर को दर्जनों अफराद जान से हाथ धो बैठे। डॉक्टर अलवी की ये मुलाकातें और मीडिया में शिरकत PTI अमेरिका चैप्टर के ताउन से मुमकिन हुई, जिनमें शहबाज गिल, कासिम सूरी और दीगर शामिल थे। इन अफराद पर हुकूमत की जानिब से रियासती इदारों ख़ुसूसन फ़ौज के खिलाफ मुहिम चलाने और सोशल मीडिया पर गुमराहकुन बयानियाँ फैलाने के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। हुकाम की तहकीकात के मुताबिक शहबाज गिल और कासिम सूरी उन PTI रहनुमाओं में शामिल हैं जिन्होंने बैरून मुल्क फ़ौज के खिलाफ मनफी मुहिमों में हिस्सा लिया। उनकी कोशिशों में अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर करारदाद पेश करवाने का मकसद भी शामिल था। बाज़ हलकों का ये भी कहना है कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बार बार मनफी बातें की गई और अमरीकी कांग्रेस में एक मुजवज़ा कानून साजी की भी लॉबिंग की गई, जिसका मकसद पाकिस्तानी फ़ौजी क़यादत पर अमरीकी वीज़ा की पाबंदी लगवाना था। अमेरिका में मुकीम PTI के एक रहनुमा का साबिक अमरीकी सिफारतकार ज़ल्मे खलीलजाद से करीबी राबता भी ज़ेर बहस आया, जो अक्सर पाकिस्तानी फ़ौज पर तनकीद करते रहे हैं। PTI के बैरून मुल्क तंजीमी सेक्रेटरी सज्जाद बरकी, लंदन में मुकीम बैनुल-अक़वामी मीडिया कोऑर्डिनेटर जुल्फ़ी बुखारी और अमरीका और बरतानिया में मुतहरिक दीगर रहनुमा जैसे आतिफ खान और मलिक इमरान खलील भी हुकाम की नज़र में हैं। सज्जाद बरकी और आतिफ खान PTI अमेरिका चैप्टर से, जबकि मलिक इमरान खलील, नज़र अब्बास, मुआज़ मलिक और नासिर मीर PTI बरतानिया चैप्टर से ताल्लुक़ रखते हैं। PTI के अमेरिका और बरतानिया चैप्टर ने अप्रैल 2022 से अब तक 20 से ज़्यादा एहतजाजी मुज़ाहरे किए हैं, जिनका मरकज़ी मौजू इंतखाबी अमल में मुबैना धांधली, हुकूमत की तब्दीली में फ़ौज की मुबैना किरदार, PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, US एड के फंड्स का मुबैना गलत इस्तेमाल,
IMF कर्जों की मुखालफत और आला अस्करी क़यादत के खिलाफ अवामी बयानिया रहा है। इसके बाद आज BBC उर्दू पर खबर शाया हुई जिसमें लिखा है कि अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की रिहाई और मुल्क में जमहूरियत की बहाली से मुतालिक एक बिल पेश किया गया और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की अमरीका आमद पर पाबंदी को भी इस बिल का एक अहम हिस्सा बनाया गया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में 24 मार्च को रिपब्लिकन रुकन जो विल्सन और डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस जेम्स बनेटा ने पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट के उन्वान से ये बिल पेश किया। इस बिल में दर्ज है कि ऐसी मखसूस बैरूनी शख्सियात पर पाबंदी आयद की जाए जो पाकिस्तान में सियासी हरीफों को कैद करने और उनके खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें तो कर रही है, लेकिन इसकी अपनी सफ़ों में एक के बाद एक दरार जाहिर हो रही है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान से जेल में मुलाकात पर तनाज़ा सामने आया और अब ये खबर आ गई है कि इमरान खान की हिदायत पर वकील फैसल चौधरी को कानूनी टीम से निकाल दिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी की खबर के मुताबिक ये फैसला अडयाला जेल में इमरान खान से वकला की मुलाकात के दौरान किया गया और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने फैसल चौधरी के बयानात से मुतालिक इमरान खान को आगाह किया, जिस पर इमरान खान ने फैसल चौधरी को वकला की टीम से निकालने की मंजूरी दी, जिसके बाद फैसल चौधरी को PTI वकला के व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया गया और उनसे केसेस और दीगर कानूनी जिम्मेदारियां वापस ले ली गई। इस हवाले से सलमान अकरम राजा ने कहा है कि फैसल चौधरी का किरदार बड़ा मनफी रहा है, बड़े अरसे से ये मामला चल रहा था और आज इसका ड्रॉप सीन हो गया। फैसल चौधरी साहब का किरदार एक बहुत मनफी रहा है। आज खान साहब ने हुक्म दिया है कि उनको लीगल कमेटी से निकाल दिया जाए। उनके सामने ये रखा गया कि बात क्या हुई थी और उन्होंने उस पर बयानिया क्या बुना क्या घड़ा। तो ये बहुत अरसे से ये मामला चल रहा था, आज उसका ड्रॉप सीन हो गया है। उनको हमने खारिज कर दिया है लीगल कमेटी से। जस्टिस अरबाब ताहिर की बात बताई, उन्होंने यही कहा ना करें गेट पे, आप थोड़ा आगे चले जाइएगा। ये सबके सामने ये बात हुई। अब बुक्स में कोई इसको मोड़ना तोड़ना चाहे तो जो मर्जी करे वो, कि वहां बुनियादी हुकूक जो हैं सरेंडर कर दिए गए, वहां खान साहब को माइनस कर दिया गया, उनका बयानिया खत्म हो गया। ये बिल्कुल लग़्व गुफ्तगू है। PTI की अपनी सफ़ों में क्या हो रहा है, बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शिराजी से। हैदर, जो फैसले पिछले चंद दिन में सामने आए हैं और उसमें एक ये बड़ा फैसला कि फैसल चौधरी साहब को हटा दिया गया वकला के पैनल से, और गुज़श्ता रोज़ भी मुलाकातों में कुछ दिलचस्प सूरत हाल थी। ऐसे नाम भी आए जिस पर सलमान अकरम राजा एतराज़ कर रहे थे, लेकिन उन शख्सियात का नाम मुलाकात के लिए शामिल था। उनकी मुलाकात बानी चेयरमैन से हुई भी। तो फैसले ज़्यादातर इस वक्त क्या सलमान अकरम राजा की मर्ज़ी से हो रहे हैं या इमरान खान से मशावरत के बाद ही वो फैसला कर रहे हैं? और ये भी बात आ रही है कि सलमान अकरम राजा की पास जो इख्तियारात हैं या उनके पास जो ओहदा है उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, ऐसा है या नहीं? देखिए, सलमान अकरम राजा ने जो कुछ गुफ्तगू की ये एक तरफ, लेकिन इमरान खान से मुशावरत के बाद पार्टी के वकला ने यह फ़ैसला किया कि वकला की टीम मुश्तरका तौर पर इमरान खान से मुलाकातों के लिए नाम देगी और दूसरा कोई भी फ़र्द बग़ैर इन टीम की इजाज़त के इमरान खान के बिहाफ पर कोई केस नहीं कर सकता। तो गुज़श्ता रोज़ ये हुआ कि इस दौरान इमरान खान की फ़ैमिली को इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। दूसरी तरफ वकला में बाबर आवान का नाम शामिल नहीं था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ये बाबर आवान को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। जहाँ पर सियासी क़यादत अडयाला जेल अंदर नहीं जा सकती, वहाँ बाबर आवान के लिए रास्ते खुले थे। इस मामले पर PTI की मरकज़ी क़यादत को बहुत ज़्यादा तशवीश थी कि जहाँ इमरान खान की बहनें नहीं मिल सकती तो वहाँ ऐसे फ़र्द को शामिल किया गया जिनका नाम ही नहीं था और वो अंदर आसानी से चले गए। ये तशवीश थी जिसकी बिना पर यह मामला आगे बढ़ा। इसके अलावा फैसल चौधरी का जहाँ तक बात है, फैसल चौधरी और फवाद चौधरी के माजी के बयानात के हवाले से पार्टी में बहुत ज़्यादा तशवीश थी और फवाद चौधरी पार्टी के अंदर एक तरफ सलमान अकरम राजा और दूसरी तरफ शिबली फराज के हवाले से बयानात देते रहे हैं, जो कि पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ सोच रखने वाले अफराद हैं। इस दौरान यानी फैसल चौधरी की पार्टी में रहने के लिए हमदर्दियाँ बहुत कम नजर आईं, क्योंकि फवाद चौधरी और इनकी तरफ से पार्टी के यानी दो मुख्तलिफ ग्रोहों या दो मुख्तलिफ ख्यालात रखने वालों के हवाले से मुख्तलिफ बयानात आ चुके थे। इस दौरान हमने देखा कि असद कैसर की जानिब से जो इशाइया दिया गया था जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान चकज़ई और दीगर अफराद वहाँ मौजूद थे। इस दौरान फैसल
चौधरी इमरान खान के वकील के तौर पर भी उस दौरान वहाँ पहुँचे, तो शिबली फराज ने उस मौके पर भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया था कि फैसल चौधरी क्यों यहाँ आए हैं, जिसके बाद उनसे किनारा कशी इख्तियार की गई। शिबली फराज तो उनके ख़िलाफ़ थे ही, उनके मुतअद्दिद बयानात रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा भी इस हवाले से उनसे मुखालफत करते रहे हैं और एक मौका पर इमरान खान का केस उन्होंने ऐसे ही अदालत में किया तो उस पर पार्टी में तशवीश पाई गई। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हुई तो बानी पीटीआई के सामने मामला रखा गया, जिन्होंने इजाज़त दी और कल व्हाट्सएप ग्रुप से भी फैसल चौधरी को निकाल दिया। इसके अलावा पार्टी के अंदर दीगर भी इख्तलाफात हैं जिसका ताल्लुक आतिफ खान से और अली अमीन गंडापुर तो वाज़े नज़र आ रहा है कि इख्तलाफ है या एतराज़ात थे, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने तो बाबर अवान साहब के नाम पर भी एतराज़ किया, लेकिन पता ये लगा कि अंदर जब जेल में मुलाकात हुई जहाँ बानी पीटीआई भी मौजूद थे तो उस वक्त बानी पीटीआई की तायद हासिल थी बाबर अवान साहब को और वहाँ पर फिर ये एतराज़ नहीं किया गया बाबर अवान पर। बानी पीटीआई ने पॉइंट्स के हवाले से कहा कि बाबर अवान कुछ पॉइंट्स लेकर गुफ्तगू करते हैं, तो नईम हैदर पंजोता को कहा कि आपके बारे में कुछ मालूमात मिली हैं कि आप मीडिया पर जिस तरह गुफ्तगू करते हैं तो इनकी तरह पॉइंट्स बना लिया करें। ये वो मौका था जिसका हवाला इमरान खान ने दिया और इमरान खान ने जो हाई कोर्ट में केसेस हैं उस पर भी उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में केसेस के हवाले से आगे बढ़ा जाए और पार्टी के अंदर एक और मामले पर तशवीश पाई जाती है कि इस्लामाबाद यहाँ अडयाला जेल के बाहर वकला की गुफ्तगू पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए कि वकला बाहर आकर बात कर सकें और अदालत को किसी किस्म की अंडरटेकिंग नहीं दी जानी चाहिए। और साथ ही इस वक्त जिस वक्त मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ अभी ही एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। अपोजिशन इत्तेहाद की सियासी की जमातों के मुख्तलिफ रहनुमा महमूद खान अचकज़ई के वहाँ मौजूद हैं और अगले ईद के बाद के लाएअमल के हवाले से मुशावरत की जा रही है और मौलाना फजलुर रहमान की अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत पर वो मुशावरत कर रहे हैं। जबकि इस दौरान हमने ये भी देखा कि आतिफ खान जब अपोजिशन इत्तेहाद के इन रहनुमाओं के करीब हुए हैं तो अली अमीन गंडापुर जो कि उनके मुखालिफ ग्रुप के समझे जाते हैं वहाँ उनकी जानिब से कुछ तशवीश सामने आ रही है और इस तशवीश का हमने ये देखा कि गुज़श्ता हफ्ते ही एक ऑडियो लीक हुई है काजी अनवर की, जहाँ वो कह रहे हैं कि आतिफ खान को अदालत से जब रिलीफ मिला तो मुझे सीएम की जानिब से प्रेशर आया है कि आतिफ खान को रिलीफ फराम करने के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जो मौक़िफ़ अपनाया वो अदालत में नहीं अपनाया जाना चाहिए था, जिससे आतिफ खान को रिलीफ मिली। तो मुझे अब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का बकौल काजी अनवर के प्रेशर है, तो लिहाजा हम इस एडिशनल एडवोकेट जनरल को हटा देते हैं। फिर उन्होंने अपनी ऑडियो में खुद कहा है कि हम ये कहते हैं कि इससे बदनामी अपनी होगी तो लिहाजा उन्हें इस्तीफ़े पर मजबूर किया जाए, जिस पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने उनकी भी ऑडियो आ गई है आप सामने। उन्होंने कहा है कि अगर मेरा कोई इस्तीफ़ा होता है तो ये मेरी तरफ से इस्तीफ़ा ना समझा जाए, मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। तो इस लेवल के इख्तलाफात हैं जिसकी वजह से बानी पीटीआई की रहाई में भी हमें खलल पड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि आपस में चपकलश है। बहुत शुक्रिया हैदर शिराजी, ये तफसील उन्होंने आपके सामने रखी। ये भी सवाल उठ रहा है कि अदालती फ़ैसले की जो खबर सामने आई उसके मुताबिक जो भी रहनुमा या वकला मुलाकात करेंगे बानी चेयरमैन से वो उसके बाद मीडिया टॉक नहीं कर सकेंगे, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब का इससे मुताल्लिक मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आया है। ये भी वो कहते नज़र आए कि इसके मुताल्लिक वो बाद में तफसील से बात करेंगे। इसकी हकीकत क्या है और आखिरकार फैसल चौधरी के साथ क्या हुआ कि बात इस नतीजे तक पहुंची कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, उन्हीं से बात करेंगे प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अभी हम बात करेंगे एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट फैसल चौधरी से, जो कि तहरीक इंसाफ की वकला की कानूनी टीम का भी हिस्सा थे, जिससे मुतालिक तहरीक इंसाफ ने ताज़ा तरीन फैसले किए हैं और उनको उस कानूनी टीम से हटाया गया है। फैसल चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान अकरम राजा साहब ने तो बहुत वाज़े अल्फाज में आपके मुतालिक बात की है कि आपका मनफी किरदार रहा है, इसीलिए खारिज किया गया आपको कानूनी टीम से, लेकिन आप भी क्या शेर अफजल मरवत साहब की तरह मुतालबा करेंगे कि आप इस सिलसिले में बानी पीटीआई से जब आपकी मुलाकात होगी तो आप यकीन करेंगे इस फैसले पे या फिर उनकी बात सुनेंगे? आपका मौक़िफ़ क्या है? देखिए, बड़ा सिंपल बात है। पहली तो है मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस के मेरा लेना देना नहीं है, मेरा सिर्फ इमरान खान के केसेस से लेना देना है और मुझे इमरान खान साहब ने अपने वकील किया है। ना मैं किसी लीगल टीम में दिलचस्पी रखता हूँ, ना ही किसी टीम में हिस्सा था। हाँ, इमरान खान साहब का मैं वकील था
और हूँ, और जब वो कहेंगे मैं नहीं भी रहूँगा, उसमें इमरान खान साहब का पूरा प्रिविलेज है। एंड आई विल कन्फ्रंट एनी एक्यूजिशन अगेंस्ट मी, बिकॉज वो मेरी पीठ पीछे लगाए गए हैं, मेरे सामने बात नहीं की गई है। और ये वारदात जिस तरह भी की गई है, आई विल कन्फ्रंट इट, आई विल नॉट लेट इट गो ईजिली, कि जो भी बात मेरे सामने की जाएगी तो वो, हम तो रियासत मदीना की बात करते हैं, तो उसमें तो बात इस तरह से नहीं होती, उसमें तो बात फिर आपको साबित भी करनी पड़ेगी, और जो इल्ज़ामात जो भी लगाएगा उसको वो इल्ज़ामात साबित करने पड़ेंगे। हैविंग सेड सो, आई थिंक इट्स अ नॉन इशू, और ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। कोई और बात अगर आप मेरे से पूछना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। तो सलमान अकरम राजा साहब ने तो टेलीविज़न पर कहा है आपके मुतालिक कि आपका तहरीक इंसाफ में और बानी पीटीआई के केसेस के हवाले से मनफी किरदार रहा है, इसीलिए आपको खारिज कर दिया गया है। चलें, वो जब बात करेगा तो मैं बात करूंगा ना, इमरान खान से बात करेंगे ना। आप बानी चेयरमैन से मुलाकात करेंगे या आप कानूनी कार्रवाई करेंगे? सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ जमात का मैं वकील तो हूँ नहीं सर, खिलाफ क्या, इतना इंपॉर्टेंट आदमी थोड़ी है, छोड़े पर। फैसल चौधरी साहब, सलमान अकरम राजा साहब का ज़ाती फैसला तो ये है नहीं, उन्होंने बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद ही इस फैसले से मुताल्लिक़ आगाह किया। जुनैद साहब, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस मैटर एनी लॉन्ग। इफ़ यू वांट टू डिस्कस समथिंग एल्स सर, आई एम अवेलेबल। अगर आपने सिर्फ ये पूछना है, मैं मौक़िफ़ दे चुका हूँ। थैंक यू। ठीक है, तो आपके होते हुए जिस वक्त आप इमरान खान साहब की कानूनी मावनत कर रहे थे, उस दौरान कोई इख्तलाफात थे दीगर वकला से जिसका आपको सामना करना पड़ा जिस वक्त आप केसेस की पैरवी कर रहे थे? नहीं, मेरे साथ तो इख्तलाफात इसलिए नहीं हो सकते कि मैंने तो बहुत रिलीफ लेके दिए हैं। इमरान खान साहब को जेल में, चाहे वो बुशरा बीबी से मुलाकात हो, बुशरा बीबी की अपनी फैमिली से मुलाकात हो, इमरान खान साहब का रीडिंग मटेरियल हो, उनके टेलीविज़न हो, उनकी बच्चों से 4 बार बात हुई है तो 3 दफ़ा मैंने कराई है, और इस तरह की जो जेल के अंदर जो उनकी रिक्विजिट लीगल फैसिलिटीज़ हैं, मेरा काम इंश्योर करना वही था और वो मैंने इंश्योर की हैं। बाकी अगर पीटीआई को कोई प्रॉब्लम है तो वो पीटीआई तो उनकी अपनी लीगल टीम है और वो देखें और वो करें अपना मामला किस से करते हैं। बिकॉज मेरे लिए पीटीआई इमरान खान है और बिहाइंड द बार्स हैं। रेस्ट ऑफ द पीटीआई इज़ फ्रैंकली स्पीकिंग वो सारे बराबर हैं। और इमरान खान साहब जब तक बाहर नहीं आते सियासत भी नहीं होगी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इशू ये है कि उनका नैरेटिव बाहर आना चाहिए। ये जो गैगिंग ऑर्डर आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, इससे तो इमरान खान का नैरेटिव जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान साहब का नैरेटिव बाहर नहीं आ सकेगा, जिस पे काफ़ी तशवीश है। और ये जो कंसेंट दिया गया है ये पार्टी में या लीगल कमेटी में या इमरान खान साहब से भी डिस्कस नहीं किया गया। अगर तो ये डिस्कशन के बाद होता तो फिर तो ये फैसला पार्टी का कंसिडर किया जा सकता था। और पार्टी या किसी से बातचीत किए बगैर फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ मैं जाता हूँ इमरान खान साहब से मिलता हूँ और आपसे बात करते हुए मैं इमरान खान साहब का मतमा नज़र नहीं बयान कर सकता, तो ये तो आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है। ये हक़ तकरीर के ऊपर बैन तो नहीं किया जा सकता। अदालत का ये फैसला खिलाफ कानून है। और फिर आपको ये भी दिलचस्प बात बता दूँ कि जिस रूल का हवाला इस जजमेंट में दिया गया है और इस पर कंसेंट दी गई है, वो रूल इजाज़ इसहाक़ साहब अपनी एक जजमेंट जो शेर अफजल मरवत साहब की पटिशन में थी उसमें अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करके उसको सेट असाइड कर चुके हैं। लेकिन ये रूल प्रिजन फैसले में तो लिखा है कि सलमान अकरम राजा हैज़ गिवन अंडरटेकिंग अबाउट दिस थिंग कि वो कोई मीडिया टॉक नहीं होगी जब उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी उसके बाद। देखिए जुनैद, अगर ये क्वेश्चन मेरे से पुट होता तो मैं बतौर वकील जज से पूछता कि आप किस कानून के तहत ये अंडरटेकिंग ले रहे हैं। ये अंडरटेकिंग मैं नहीं दूंगा और जब से मैं मुशावरत करूंगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अदालत कोई भी ऐसा मेरे पास एम्बार्गो नहीं लगा सकती जिसकी कानून में एग्जिस्टेंस ना हो। आइन और कानून में ये ट्रेड ऑफ नहीं होता। ये जो अदालतें काम करती हैं वो काम करती हैं आइन और कानून के तहत। अदालत कैसे एक ऐसा ब्लैंकेट बैन लगा सकती है या कह सकती है कि जी आप फुना जगह नहीं बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। ये बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला है और ये फ़ैसला जो है यह काबिल कबूल है। पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो इमरान खान साहब का पैगाम सुनना चाहते हैं। वो अगर अलीमा बीबी बारा के जो बात करती हैं बिल्कुल उनके एक्सप्रेशंस, टोन और टैनर भी वो होता है जिससे इमरान खान साहब बात करते हैं। या वो कोई पैगाम मैं देता हूँ तो वो मुझे नहीं देखते, वो पैगाम और इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है उनकी सेहत से मुतालिक वो चीज़ें सुनना चाहते हैं। तो फैसल साहब, आपको क्या लगता है कि गुज़श्ता रोज़ क्यों इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो सकी इमरान खान साहब से जेल में? ये तो फिर जो साथ गए थे उनको पता कराना चाहिए क्यों नहीं मुलाकात करा सके। अंडरटेकिंग के बाद भी मुलाकात नहीं हुई तो ये तो ज़्यादती है।
तो अथॉरिटीज़ को अगर आपने अंडरटेकिंग भी दे दी, अपने हाथ काट के भी दे दिए, उसके बाद भी आपकी बात नहीं। और अलीमा बीबी की मुलाकात हर सूरत होनी चाहिए थी। वो अलीमा बीबी जो बात करती हैं, पाकिस्तान के जो वर्कर हैं PTI के, उन पर ट्रस्ट करते हैं, तो वो जो ट्रस्ट फैक्टर है, ट्रस्ट वो कायम रहना चाहिए। अलीमा बीबी की मुलाकात बहुत ज़रूरी है। फिर अलीमा बीबी की मुलाकात के बाहर जो बाहर गुफ्तगू है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इमरान खान साहब का नैरेटिव जो है वो उनका पॉलिटिकल राइट है, एब्सोल्यूट पॉलिटिकल प्रिविलेज है, वो नहीं टेक अवे की जा सकती। वो आर्टिकल 17 में की खिलाफ वर्जी है। आप कैसे एक पाकिस्तान की सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर को या बड़ी पार्टी के लीडर को आप बाउंड कर सकते हैं कि वो गुफ्तगू ना करें और वो उनका गुफ्तगू बाहर ना आए? ये तो बिल्कुल ज़्यादती वाली बात है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है ये बिल्कुल किसी कानून कायदे के मुताबिक नहीं है, और ये जो इस किस्म का फैसला है फैसल चौधरी साहब, तो पंचायती आप फरमा रहे हैं कि आपकी वकालत का ताल्लुक, आपकी नुमाइंदगी का ताल्लुक साबिक चेयरमैन PTI के हवाले से है, इमरान खान साहब के हवाले से। तो PTI के कारकुन और उनके रहनुमा, ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले भी रहनुमा, एक गिला मुसलसल करते नज़र आते हैं कि बानी चेयरमैन PTI की रिहाई के लिए सही कोशिशें नहीं की जा रही हैं। तो अब वो कानूनी टीम के ऊपर इशारा करते हैं, तो कल से पहले तक तो आप भी कानूनी टीम का हिस्सा थे, अब आप तनकीद कर रहे हैं दूसरी कानूनी टीम के मेंबरान पर, लेकिन जिस वक्त तक आप कानूनी टीम के मेंबर थे, जो कि इमरान खान साहब की कानूनी टीम है, उनके होते हुए, आपके होते हुए भी बानी चेयरमैन PTI रिहा तो नहीं हुए, तो उसका जिम्मेदार फिर कौन है? अगर आप नहीं हैं, कोई और भी नहीं है? ये तनकीद बेजा है, ये तनकीद बेजा है। ये PTI के अंदर से ही होती है, ये कर सकते हैं, वो कानून में केसेस लड़ सकते हैं। नहीं, ये तनकीद गलत है। तनकीद तो देखिए ना, ये लायामल सियासी क़यादत को देना है। ये अपोजिशन जो है ऐवान के अंदर उन्होंने करनी है और ऐवान के बाहर सियासत उन्होंने करनी है। अगर अपोजिशन का अलायंस बनाना है तो सियासी क़यादत बनाना है। वकला क्या करें? सलमान सफदर या ने 150-200 मुकदमों में से तो जान छुड़ाई है, ये सरकार तो 150-200 मुकदमा रोज़ बना देगी। ये तरीक़ेकार जो अगर वकला जो हैं वो, हम तो खैर रज़ाकार हैं इमरान खान साहब के, वो उनकी ज़ात की हद तक, बाकी ये जो मामला जो तनकीद की जाती है, ये तनकीद बेजा है। ये किसी भी वकील के ऊपर तनकीद हो, मेरे अलावा या मेरी जो लीगल कमेटी का कोई भी मेंबर हो, उस पर यह तनकीद बनती नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि सियासी टीम सही काम नहीं कर रही तहरीक इंसाफ? तो फिर सियासी टीम में तजर्बे की कमी है ना। सियासी टीम लायामल देने में तो अभी तक नाकाम है। मुझे बताइए क्या प्लान है हमारा? इमरान खान साहब को बाहर कैसे लाया जाएगा? आप ये कहेंगे कि जी हम ईद के बाद सड़कें गर्म करेंगे, तो सड़कें कैसे गर्म होगी? आप खुद तो आते नहीं हैं। और जो वर्कर्स हैं वो तो अभी आलिया हमजा और जुनैद अकबर खान ने आके पार्टियों को मुतहर्रिक किया है। ज़ाहिर अली इनके पास उतना वक्त ही नहीं होता, वो CM हैं, वो आए हैं। 2-4 बंदे हमारे जो 26 नवंबर को वो आए और 4 अक्टूबर को आए हैं। 17 लाशें हमने शहादतें फेस की। हमारे वर्कर्स ने इस पार्टी को जिंदा रखा। खास रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के जो कि सियासी टीम की नाकामी का सबब बन रहे हैं? नहीं, ख़ास रहनुमा नहीं है। देखिए बात ये किसी एक आदमी की, ये मैं समझता हूँ पॉलिटिकल इनएक्सपीरियंस है जिसकी वजह से ये मामला हो रहा है। जैसे अपोजिशन का अलायंस 100 साल पहले बनना चाहिए था। ये सियासी बात है ना, आपने किसी तरीक़ेकार से बाहर निकलना है। अभी अगर आप जो सियासी गलतियां हो रही हैं, इससे अभी पॉलिटिकल अलायंस जो है वो अपोजिशन का नहीं फॉर्म हो रहा, और मुल्क जो है वो अदम इस्तेहकाम की वजह से बहुत फंस गया है, मुआशी जमूद है, टेररिज्म बहुत बढ़ गया है। और ये हुकूमत जो है ये तो बिल्कुल नाअहल है। ये हुकूमत ने तो कसम खाई हुई है कि कोई चीज़ ये है नॉर्मलाइज होने की तरफ जाने नहीं देते। और ये इमरान खान को एंगेज ना करके सियासी टीम तो ये भी कहती है कि उनकी तो मुलाकात नहीं होती बानी PTI से। मिलते तो सब वकला है, सब कुछ है तो उनके हाथ में। बानी PTI से मुलाकात वो करते हैं, उनका मौके वो लेते हैं। हर हफ्ते मिलते हैं। नहीं, चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी तो हर हफ्ते मिलते हैं। लेकिन वो ही वकला में शामिल है ना सर। तो आप चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी वकला हो या सियासी फिगर्स तो हैं ना, वो तो हेड तो वही वो हैं। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो कानूनी टीम है वो सही से काम नहीं कर रही है तहरीक इंसाफ के लिए या बानी PTI के लिए? नहीं, कानूनी टीम क्या करे? क्या वो बंदूक लेके चली जाए? क्या करे सलमान सफदर? आपने खुद ही तो भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ है कल उसमें गलती सलमान अकरम राजा साहब की है।
सर उसमें देखिए ना, अगर वो एक कानूनी बात है, वो तो गलत, वो बात मैं उसे ठीक नहीं समझता। बाबर वान साहब ने भी इसको कल कहा कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, अली जफ़र साहब का भी ये ख्याल है। ये तो मुख्तलिफ राय हैं, मेरी राय में वो नहीं देनी चाहिए थी वो बात जो वहाँ पे, क्योंकि वो रूल ही नहीं एग्जिस्ट करता। जब रूल एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? फिर मुशावरत के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए थी। ये मेरी राय है और ये इमरान खान साहब के सामने भी मेरी राय है। तो अब आप कभी छुपाता नहीं हूँ। अब आप मुलाकात कैसे करेंगे करने वाला नहीं हूँ बानी पीटीआई से, चूंकि इख्तियार इस वक्त सलमान अकरम राजा साहब के पास है, नाम देने देखेंगे मैं मुलाकात कैसे करूंगा और जब होगी सबको पता भी लगेगा। क्या कहेंगे आप उनसे मुलाकात में? मेरे वो लीडर है, मेरे वो बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, मैं उनसे बात करूंगा और उनसे मैं पूछूंगा कि उनको मेरे खिलाफ क्या कान भरे गए हैं, और जब मैं वजाहत दूंगा तो आई थिंक वो हमेशा मुतमईन रहते हैं और मेरे ज़िम्मे जो उन्होंने काम लगाए थे वो मैं पूरे करता हूँ। बाकी अगर किसी और की कोताही है तो वो मैं अपने ज़िम्मे नहीं लूँगा। Nobody should try to throw me under the bus because I am not the one who will be thrown under the bus, rather I will throw out the bus। ईद से पहले हो जाएगी मुलाकात आपकी बानी पीटीआई से? नहीं, ईद से पहले नहीं होगी, ईद के बाद होगी। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हुकूमत मतनाज़े पैकेट में हालिया तरमीम को सहाफ़ियों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। FIA को खुले इख्तियारात मिले हुए हैं, यहाँ तक कि वो अदालती अहकामात को भी खातिर में नहीं ला रही। सहाफ़ी फरहान मलिक के बाद एक और सहाफ़ी वहीद मुराद को पैकेट के तहत निशाना बनाया गया है, जिसकी CPNA और PFUJ समेत सहाफ़ती तंजीमें शदीद मजम्मत कर रही हैं, जबकि HRCP ने भी मजम्मती बयान जारी किया है। कल रात गए खबर आई कि सहाफ़ी वहीद मुराद को नामालूम अफराद इस्लामाबाद में उनके घर से ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए हैं। घर वालों को भी कुछ नहीं बताया गया और फिर आज दोपहर ये इंकशाफ हुआ कि FIA ने वहीद मुराद के खिलाफ पैकेट के तहत कल रात 12 बजे मुकदमा दर्ज किया था और कुछ ही देर बाद घर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीद मुराद को सोशल मीडिया पर शेयर की गई पोस्ट की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। वहीद मुराद की वकील ईमान मजारी के मुताबिक आज अदालत में FIA हुकाम ने मज़कूरा पोस्ट के बारे में इंक्वायरी या तलबी के नोटिस के हवाले से कोई भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया। आज सुबह वहीद मुराद की सास की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त दायर की गई और फिर दोपहर को FIA ने वहीद मुराद को जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया और पैका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में उनके 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने वहीद मुराद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फ़ेरोज़ के मुताबिक वहीद मुराद ने अदालत में गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनकी सास कैंसर की मरीज़ा हैं और वो इलाज के लिए कनाडा से यहाँ आई हुई थी। रात गए पुलिस उनके घर का दरवाज़ा तोड़कर दाखिल हुई, सास को भी मारा गया। उस वक्त से मेरी आंखों पर काली पट्टी बांधे रखी गई। 20 मिनट पहले उन्हें FIA के हवाले किया गया है। वहीद मुराद की वकील ईमान मजारी ने अदालत को बताया कि वहीद मुराद को हब्से भेजा में रखने की दरख्वास्त दायर की है। जज अब्बास शाह ने इस्तफसार किया कि वहीद मुराद को कब गिरफ्तार किया गया, तो FIA प्रोसिक्यूटर ने बताया कि कल रात गिरफ्तारी अमल में लाई गई। वहीद मुराद पर पैका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। सहाफ़ी वहीद मुराद पर इदारों के खिलाफ नफरत और इश्तियाल फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। उनके एक्स और फेसबुक अकाउंट के हवाले से तफ्तीश करनी है और मोबाइल भी रिकवर करना है। वकील ईमान मजारी ने सवाल उठाया कि वहीद मुराद को FIA ने पहले नोटिस जारी क्यों नहीं किया। समाअत के बाद अदालत ने FIA की इस्तदा मंजूर करते हुए सहाफ़ी वहीद मुराद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इसके अलावा सहाफ़ी फरहान मलिक पिछले 6 दिन से FIA की तहवील में है। कल फरहान मलिक को पैका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया था, मगर FIA ने अदालती अहकामात पर अमल ही नहीं किया और फरहान मलिक को अपनी तहवील में रखा। फिर एक और मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी डाल दी। फरहान मलिक पर इस नए मुकदमे में गैर मुल्कियों के साथ इंटरनेट फ्रॉड का इल्ज़ाम आयद किया गया है। इसी मुकदमे में आज FIA ने जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत से फरहान मलिक का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी हासिल कर लिया। फरहान मलिक को भी आज अदालत में पेश किया गया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अनवर के मुताबिक मुकदमे के मतन में लिखा है कि 25 मार्च को गुलशन इकबाल में एक कॉल सेंटर पर छापा मारा गया। छापे के दौरान 2 मुल्जिमान आतिर हुसैन और हसन नजीब को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान गैर मुल्कियों से फ्रॉड में मुलविस हैं। कॉल सेंटर पर एजेंट्स काम कर रहे थे। सॉफ्टवेयर के जरिए गैर मुल्कियों से उनका खुफिया डेटा हासिल किया जा रहा था। गिरफ्तार मुल्जिमान ने बताया कि ये काम फरहान मलिक के कहने पर हो रहा है। इस मुकदमे में FIA को फरहान मलिक का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मिल गया है। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अखुवत फाउंडेशन की। गुज़श्ता 24 सालों से अखुवत फाउंडेशन मुल्क में बिला सूद कर्जे फराहम कर रही है, जबकि तालीम के मैदान में भी सरगर्म है। 2001 में कायम होने वाला ये इदारा लाखों ख़ानदानों को बिला सूद कर्जे फराहम कर चुका है, जबकि बिला सूद कर्ज़ों की फराहमी के साथ साथ अखुवत फाउंडेशन तालीम के शोबे में भी नुमाया खिदमात अंजाम दे रही है।
अखुवत फाउंडेशन मुल्क भर के 350 से ज़्यादा शहरों में काम कर रही है और मुल्क भर में इसके 800 से ज़्यादा दफातर कायम हैं। अखुवत फाउंडेशन छोटे कारोबार, घरों की तामीर, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के लिए बिला सूद कर्जे फराहम करती है और कर्ज वापसी की शरह 99% है। अब तक 40 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों में 233 अरब रुपये तकसीम किए जा चुके हैं। अखुवत का अगला कदम फ़ीस के बगैर तालीम की फराहमी है और इस सिलसिले में अखुवत फाउंडेशन अपने तालीमी इदारों यानी अखुवत कॉलेज कसूर और अखुवत कॉलेज चकवाल में मुस्तहक तलबा को मुफ्त तालीम फराहम कर रही है। यहाँ 600 से ज़्यादा तलबा तलबात को तालीम के साथ रिहाइश और दीगर सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। इसके अलावा अखुवत फाउंडेशन ने एक क्लॉथ बैंक भी कायम किया हुआ है जहाँ ख्वाजा सराओं को रोज़गार फराहम किया जाता है और हज़ारों गरीब ख़ानदानों को मुफ्त कपड़े फराहम किए जाते हैं। इंसानियत की खिदमत के इस काम में आप अखुवत फाउंडेशन की मदद करके गरीब और ज़रूरतमंद तबके की मदद में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। प्रोग्राम का यहाँ पर इख्तिताम होता है। इजाज़त दीजिए।